हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैंडर्ड 10 फिजिक्स का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। राइट। इलेक्ट्रिक सर्किट, रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। इसके जस्ट पहले वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा हुआ होना चाहिए। राइट। एटलीस्ट जो न्यूमेरिकल्स है 4 से 5 बार करो बिना देखे। नहीं आते हैं तो सॉल्यूशंस देखो, बाकी तो बिना देखे उसको अटेम्प्ट करो, ट्राई करो। उसका ही कंटिन्यूएशन है ये चैप्टर, तो वो वाला चैप्टर पक्का होगा, उसके बाद ही ये वाला चैप्टर ढंग से समझ में आएगा। इस चैप्टर में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। इसके पहले वाला जो सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, अगर वो क्लियर है तो इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजीली हो जाएंगे। सो बहुत ढंग से, फोकस से, राइट, इच्छा शक्ति से स्टडी करो और ध्यान से समझो चैप्टर को। सो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट। राइट। तो क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर? राइट। हमारा बिजली का बिल आता है, वो बिल कैलकुलेट करना भी में सीखेंगे। हाउस होल्ड सर्किट, घर में ये जो वायरिंग लगी हुई रहती है उसका भी कुछ बेसिक फंडामेंटल हम देखेंगे। सो इलेक्ट्रिकल मीटर, ये इस तरह की स्विचेस घर में देखी होगी, ये सब क्या काम करती है, ये मीटर्स लेकर घूमते हैं इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। राइट। सो ये सब चीज़ें क्या इंपॉर्टेंस रखती है, वो सब कुछ इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला वाला टॉपिक है सबसे पहला वाला टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म ऑफ द एनर्जी। फोटो देखकर ही बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए तुमको कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी है जिसके बिना हम सरवाइव तो नहीं कर सकते। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर डिपेंडेंट है, फॉर श्योर। सो इसके बारे में अगर ऐसा पूछा है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कमेंट, वैसे तो पूरा ऐसे ही लिख सकते हैं, बट टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी शॉर्ट, हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई वी आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। विथआउट इलेक्ट्रिसिटी our lives will be almost impossible, as all the devices that make our life comfortable are directly or indirectly dependent on इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल दो, या इलेक्ट्रिक करंट बोल दो। राइट। सो कोई भी डिवाइस ले लो, राइट, लाइट, पंखा, रेफ्रिजरेटर, हीटर, हमारा ट्रांसपोर्ट ले लो। इवन दो पेट्रोल से कार्स चलती है, बट पेट्रोल का जो प्रोसेसिंग होता है, राइट, वहां पर भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा। म्यूजिक सिस्टम कह दो। राइट। तो मोस्टली हर काम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही होता है। सो ये कहना गलत नहीं है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज द मोस्ट रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। आगे बढ़ते हैं। हाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हीट एनर्जी। सो ऐसा लिख सकते हैं इसमें कि एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू कंडक्टर दे collide with stationary atoms. These collisions
called as resistance results in loss of energy of electrons and is converted to, या ऐसा भी कह सकते हो, dissipated in form of heat energy। क्लियर होगा, ये भी प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा ही था कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे मूव करते हैं ना, स्टेशनरी एटम्स के साथ में टकराते हुए, और वही टकराव की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी खो बैठते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है, राइट। किसी भी दो चीज का कॉलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटली कहाँ चली गई? सो वायर्स में से साउंड तो आता नहीं है, तो कहाँ गई काइनेटिक एनर्जी? सो काइनेटिक एनर्जी जो थी इलेक्ट्रॉन्स की पूरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो एक एडिशनल स्टेटमेंट ऐसा भी लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट कन्वर्टेड टू heat energy, kinetic energy of the electrons get converted to heat energy due to resistance of material। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब ऐसा भी सवाल हो सकता है कि भाई जो वायर्स हमारे घर में लगे हुए हैं वो क्यों हीट अप नहीं हो जाते? अगर कॉलिजन्स हो ही रहे हैं स्टेशनरी एटम्स के साथ और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो कोई भी वायर हमारे घर में मूव कर रहा है, राइट। लेट से ये टीवी चल रहा है, उसका वायर है, तो उसके वायर को भी मैं छूता हूं तो मुझे गर्म तो फील नहीं होता है। बल्ब, ट्यूबलाइट, इनको छूता हूं तो गर्म फील होता है। मतलब क्या हुआ कि भाई वायर्स गर्म नहीं होते और ये ट्यूबलाइट और बल्ब क्यों गर्म हो जाते हैं? सो एक ऐसा क्वेश्चन यहां पर फ्रेम कर सकते हो कि वाई इलेक्ट्रिक केबल्स डू नॉट गेट हॉट but tube lights and bulb do। क्यों ऐसा होता है? सो सिंपल आंसर है इसका भी कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक cables is too low, hence they do not produce more heat, whereas resistance of material used in bulb, tube light has more resistance, due to which they produce light as well heat। अब हम चाहते तो नहीं है कि हीट प्रोड्यूस हो, मतलब एकदम ठंडी ही रहनी चाहिए ट्यूबलाइट, बट ऐसा हो नहीं पाता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। मतलब इंजीनियर्स, इनोवेटर्स बहुत कोशिश करते हैं कि भाई गर्म ना हो। अब आजकल की एलईडी लाइट्स तो तुम छू कर देखोगे ना तो उतनी गर्म फील नहीं होगी, बट इनकैंडिसेंट बल्ब होते थे। इनकैंडिसेंट बल्ब यानी वो पीले कलर की लाइट देते हैं ना, वैसे पुराने बल्ब्स होते थे, उनको तो तुम छू भी नहीं सकते, इतने गर्म हो जाते थे। सो रीजन क्या है कि कॉलिजन्स की वजह से हम चाहते हैं हीट प्रोड्यूस हो, हम चाहते हैं लाइट प्रोड्यूस हो, बट लाइट के साथ साथ क्या है, बाय डिफॉल्ट हीट प्रोड्यूस हो ही जाती है। अब जैसे ये एलसीडी, इसका काम है पिक्चर दिखाना,
राइट, डिस्प्ले करना। बट बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस तो होता ही है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ी या ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी ही होगी। और जहां पर लाइट प्रोड्यूस करनी है ना, तो लाइट इज बिकॉज ऑफ हीट, तो सिर्फ लाइट नहीं हो सकती, हीट उसके साथ साथ में रहेगी ही। सो ये आंसर क्लियर होना चाहिए कि जो केबल्स है वो तो सारे बहुत अच्छे कंडक्टर के बने हुए हैं, मोस्टली सारे कॉपर के बने हुए हैं ना, तो उसका रेजिस्टेंस काफी कम है। अल्टीमेटली वो लोग इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने देते हैं, बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, बहुत ही कम गर्म होते हैं। बट जो एलिमेंट यूज होता है लाइट्स में, बल्ब्स में, वो हीटिंग एलिमेंट, इस्त्री करते हैं, आयरनिंग, है ना, हीटर होता है, पानी गर्म करने वाला हीटर कह दो या रूम हीटर कह दो। सो उन सब चीजों में जो एलिमेंट यूज होता है ना, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ज्यादा कॉलिजन्स होते हैं, अल्टीमेटली हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो ये जो हमने थियोरेटिकली लिखा ना, उसी को हम मैथमेटिकली कंक्लूड करेंगे। सो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा कि हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन, पहला वाला फैक्टर, हीट एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। राइट, कमेंट में लिख सकते हो कि मोर द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, more will be the heat produced। सेकेंड फैक्टर है जो हीट बनाता है मटेरियल के अंदर है, वो है करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट फ्लोइंग इन सर्किट, सर्किट कह दो या वायर कह दो। सर्किट वैसे बेटर वर्ड है, वायर मतलब सिर्फ वायर हो गया, सर्किट मतलब ये बोर्ड के अंदर भी सर्किट लगी हुई है जिस वजह से ये बोर्ड काम कर रहा है। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है वायर में, उस पर भी डिपेंड करता है। मोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये यहां पर रेजिस्टेंस आर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो मोर द करंट इन वायर, जितना ज्यादा करंट होगा, मोर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड। एक्चुअली में वायर नहीं, मटेरियल लिखो, क्योंकि वायर का तो रेजिस्टेंस कम होता है ना। तो वायर में तो चाहे कितना भी, जैसे एयर कंडीशनर का वायर है, तो उसके अंदर तो बहुत सारा करंट फ्लो होता है, मतलब जब शुरू होता है तब 15-20 एम्पियर जितना फ्लो होता है, और जब नॉर्मलाइज हो जाता है, रूम ठंडा हो जाता है, तब 5 एम्पियर तक फ्लो होता है। तो वायर की बात नहीं, मटेरियल, कोई भी मटेरियल में अगर बहुत अच्छा मटेरियल है तब भी ये अप्लाई तो होगा, बट हीट प्रोड्यूस्ड कम रहेगी। और अगर रजिस्टर है, राइट, यानी कि सेमीकंडक्टर कह दो या इंसुलेटर कह दो या हीटिंग एलिमेंट कह दो, हीटिंग एलिमेंट यानी वो मटेरियल जो हीट वाले डिवाइसेस में काम करता है, जैसे इंडक्शन स्टव, तो उसमें हीटिंग एलिमेंट होता है, रूम हीटर, है ना, वाटर हीटर, इसमें हीटिंग एलिमेंट होता है, इस्त्री, आयरनिंग करते हैं हम, उसमें हीटिंग एलिमेंट होता है। तो उन सब के लिए खास करके ये एप्लीकेबल है। एडिशनली हमारे जो केबल्स है उसमें भी एप्लीकेबल है, बट कम हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत कम है। सो मोर द करंट इन द मटेरियल, मोर विल बी द हीट प्रोड्यूस। फिर तीसरा वाला फैक्टर है, वो है हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू मटेरियल। करंट में स्क्वायर, स्क्वायर आएगा, हीट इज प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। सो टाइम के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि एज द टाइम फॉर विच current will flow is more
मोर विल बी द हीट प्रोड्यूस। तुम अपने हिसाब से ये डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो। मतलब अगर मेरे सेंटेंसेस तुम्हें डिफिकल्ट लग रहे हैं समझने में तो तुम अपने हिसाब से ये सेंटेंसेस कर सकते हो। तो क्या है, heat is directly proportional to resistance, heat is directly proportional to square of the current, heat is directly proportional to the time। so ये तीन फैक्टर्स पे हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक वर्क एंड स्टेट द वेरियस एक्सप्रेशंस फॉर द वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क कह दो या इलेक्ट्रिक एनर्जी कह दो, वर्क और एनर्जी दोनों इंटर कन्वर्टिबल ही है, तो इलेक्ट्रिक वर्क कह दो या इलेक्ट्रिक एनर्जी कह दो। सो इलेक्ट्रिक वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इलेक्ट्रिक वर्क व्हेन ए चार्ज फ्लोज, या तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि करंट फ्लोज ऑन एप्लीकेशन ऑफ potential difference, then the electric work is said to be done। so जब भी मतलब चार्ज फ्लो होता है ना सर्किट में से, तो अगर सर्किट में से चार्ज फ्लो हो रहा है, कब फ्लो होगा चार्ज? वायर है मेरे पास में, अगर सिंपल वायर मैं पकड़ के रखूं तो क्या उसमें से कोई करंट फ्लो होगा? लेट्स से ये मेरे पास एक वायर है, अब इस वायर में से क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने वाले हैं? नहीं होंगे। तब तक नहीं होंगे जब तक मैं पोटेंशियल डिफरेंस ना अप्लाई कर दूं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है बट वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। दरवाजा बंद है ऐसा मान लो, तो क्लास में बच्चे रैंडमली मूव कर रहे हैं। जैसे ही दरवाजा खुलेगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। सो इलेक्ट्रिक वर्क इज सेड टू बी डन। अब इलेक्ट्रिक वर्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला, एक्सप्रेशन कह दो या फॉर्मूला कह दो। सो इलेक्ट्रिक वर्क में पोटेंशियल का क्या था डेफिनेशन? पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन का फॉर्मूला होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये एक फॉर्मूला है, इसके बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स हम लिख सकते हैं। फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि ये एक फॉर्मूला होगा। फिर ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि सब्सटीट्यूटिंग V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। सो वर्क डन हो जाएगा आई आर क्यू, क्यू इंटू आई आर, ये भी एक फॉर्मूला है। फिर एक और सब्सटीट्यूशन करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, है ना। करंट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो वर्क डन मिलेगा आई आर और क्यू की जगह पे आई टी। सो अल्टीमेटली वर्क डन मिला आई स्क्वायर आर टी। देखो, है ना, पीछे जो हमने पढ़ा उसके साथ में कोरिलेट करो, आई स्क्वायर आर और टी, आई स्क्वायर आर और टी। तो जो भी हीट वर्क डन हुआ है ना, वो वर्क डन या तो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पंखा मान के चलो तो पंखे के अंदर मैकेनिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर मान के चलो तो रेफ्रिजरेटर भी एक मैकेनिकल वर्क ही करता है, राइट। फ्रिज के अंदर के जो पार्ट है वहां से हीट निकाल के बाहर फेंकता है, एयर कंडीशनर भी वही करता है, रूम में से हीट निकाल के बाहर फेंकता है। सो जो वर्क डन हुआ है यही या हीट के फॉर्म में अपेयर होगा, राइट, या मैकेनिकल के फॉर्म में अपेयर होगा। मैकेनिकल में काइनेटिक पोटेंशियल दोनों आ गया। इवन साउंड एनर्जी के फॉर्मेट में भी हो सकता है, राइट। मैं इस माइक में बोल रहा हूं तो जो भी इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल फॉर्म में, यानी साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट होके रिसीवर में जा रही। सो इलेक्ट्रिकल वर्क डन विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म, जो सबसे पहले स्लाइड में बोला, गेट कैन बी
gets converted into any desirable form or can be converted into any desirable form. फिर और भी है, using W is equals to V Q, V into Q, Q की जगह पे IT रख दो, सब्सटीट्यूटिंग Q की जगह पर करंट इनटू टाइम, सो देयरफॉर ये एक और फॉर्मूला मिलेगा VIT, ये भी एक फॉर्मूला है। फिर VIT के अंदर सब्सटीट्यूटिंग I इज इक्वल्स टू V बाय R, तो W मिलेगा V एज इट इज, I की जगह पे मैंने V बाय R सब्सटीट्यूट किया, तो V बाय R इंटू T, तो अल्टीमेटली वर्क डन मिला मुझे V स्क्वायर T बाय R, है ना। सो ऐसे कई सारे फॉर्मेट्स हमें मिल सकते हैं। सो ये है एक्सप्रेशंस, अलग अलग एक्सप्रेशंस। मैंने ये जो उसका फंडामेंटल फॉर्मेट था ना, ये फंडामेंटल फॉर्मेट है। इस फंडामेंटल फॉर्मेट में से मुझे ये 1 2 3 राइट 4 5 अलग अलग फॉर्मेट्स मिले, सारे ही याद रखने हैं। अगर याद ना रहे तो कंसेप्चुअली ये जैसे मैंने ऑब्टेन किया है वैसे तुम ऑब्टेन भी कर सकते हो, वैसे तो लर्न ही कर लेने हैं ये सारे। बट इन केस अगर भूल जाओ तो एक ऑप्शन रहता है कि फंडामेंटली समझा हुआ है कि कैसे आया था, अगर ये फंडामेंटल क्लियर है तो हम फिर इजीली वो फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। तो ये 5 फॉर्मूलाज है इलेक्ट्रिक वर्क के, इलेक्ट्रिक वर्क का डेफिनेशन और ये उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सीक्वेंस में ही है। नेक्स्ट, स्टेट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क एंड इट्स बिगर यूनिट्स। सो ऐसा यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक वर्क का? तो इलेक्ट्रिक वर्क का जो फंडामेंटल फॉर्मूला है मैं वो यूज करता हूं, पोटेंशियल इनटू चार्ज, है ना। सो वोल्ट इनटू कूलम ये एक यूनिट हो सकता है। वैसे तो जो ऐसा यूनिट है वर्क डन का वही है यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक वर्क इज जूल। जूल हर किसी का ऐसा यूनिट है, बट इसको फिर हम डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला अलग अलग फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि भी 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम। सो वोल्ट कूलम भी एक यूनिट है ना। फिर ये जो है ना इसके हिसाब से फिर एम्पियर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, एम्पियर ओम कूलम ऐसे भी लिख सकते हो, बट हावेवर हम जूल को प्रीफर करेंगे। और ये एक और चीज याद रखना, राइट। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन जूल ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तुम जूल का डेफिनेशन कैसे लिखोगे? सो इसी चीज को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है कि व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम flows on application of potential difference of 1 volt, then the electric work done is said to be 1 joule। तो जूल जो है ना ये एक कॉमन यूनिट है वर्क डन का, बट उसको हम डिफाइन बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सो ये है डेफिनेशन ऑफ द जूल ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिक वर्क डन। फिर इसके बिगर यूनिट्स, बिगर यूनिट्स के अंदर वही किलो मेगा गीगा है ना, वो सारे याद रखो। सो किलो जूल्स 1 किलो जूल्स,
तो 1000 जूल्स हो जाएगा, 1 मेगा जूल्स होगा। तो मेगा का मतलब होता है 6 जीरोस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ जूल्स, 10⁻6 जूल्स। 1 माइक्रो जूल यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻⁻6 जूल्स। मिली जूल्स भी लिख सकते हैं हम, मिली जूल्स। मेगा का एम कैपिटल आता है, मिली का एम छोटा आता है। तो मिली में आएगा 0.123 डेसिमल डिजिट यानी 10⁻³ जूल्स। सो ये है कुछ यूनिट्स, राइट, बिगर यूनिट्स। और ये वाले जो है ना, ये स्मॉलर यूनिट्स है। स्मॉलर यूनिट्स, so bigger and smaller units of the electric work. Next, define electric power. पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? मैकेनिकल पावर को, मैकेनिकल पावर को हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। और यही जो डेफिनेशन है ना, उसको हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे, राइट, तो क्या मिलेगा? पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का मतलब होता है बाय टाइम। सो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला हो गया। अब वर्क डन के हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, सारे फॉर्मूलाज चलो यूज करते हैं। सो सबसे पहला वाला था V इंटू क्यू। तो ये एक और फॉर्मूला मिलेगा V इंटू क्यू बाय टी, है ना। फिर दूसरा क्या था? ये वाला IR क्यू बाय टी। सो IR क्यू/T, ये दूसरा फॉर्मूला मिला। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या था? I²RT। सो पावर इज इक्वल्स टू I²RT/T, कैंसल हो जाएगा, यानी पावर विल बी I²R। फिर एक और था VIT/T, है ना। सो टी अगेन कैंसल हो जाएगा, हमको मिलेगा VI। और एक VIT के बाद में है V²T/R। सो पावर इज इक्वल्स टू V²T/R इंटू टी कैंसल, सो V²/R। सो ये सारे फॉर्मूलाज हुए पावर के। ये फंडामेंटल फॉर्मूला है जिसके अंदर वर्क डन के अलग अलग फॉर्मेट्स मैंने रखे, राइट, और मुझे ये फॉर्मूलाज मिले। ऐसा। सो नंबरिंग कर दो चाहो तो, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग फॉर्मूलाज मिले। अब ये याद रखने ही चाहिए, न्यूमेरिकल्स में आएंगे तब हमको बहुत अच्छे से इनको यूज करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम, अच्छा चलो, इलेक्ट्रिक यूनिट्स का पावर रह गया, ये हम कर लेते हैं। फिर नया टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, WATT वॉट, जिसको हम जूल्स पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, है ना। पावर का फॉर्मूला है ना, वर्क डन अपॉन टाइम। सो वर्क डन मेजर होता है जूल्स में, टाइम मेजर होता है सेकंड में, इसलिए उसका ऐसा यूनिट है जूल्स पर सेकंड। जूल्स पर सेकंड को हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं वॉट। जेम्स वॉट, जिसने स्टीम इंजन डिस्कवर किया था, तो उसके ऑनर में हम वॉट वर्ड यूज करते हैं। बिगर और स्मॉलर यूनिट्स में अगेन सेम थिंग है, बिगर यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स। बिगर यूनिट्स में आएगा 1 किलोवाट यानी 1000 वॉट यानी 10⁻³ वॉट। मेगावाट यानी 10⁻6 वॉट, 6 जीरोस। गीगावाट भी आता है, राइट, 10⁻9 वॉट्स। फिर हॉर्स पावर भी आता है,
746 वॉट्स। ये जो इंजिन्स वगैरह होते हैं, है ना, बाइक के इंजिन्स, कार के इंजिन, उसमें हॉर्स पावर यूज होता है। सो 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट्स। इसके पीछे भी कहानी है, घोड़ों, राइट, एक घोड़ा कितना वर्क डन कर सकता है, उसके बेसिस पे ये यूनिट आया। स्मॉलर यूनिट्स में आता है मिली वॉट, यानी 10⁻³ वॉट। मिली की जगह पे उसका जो न्यूमेरिकल सब्स्टिट्यूएंट है वो रख दिया, माइक्रोवॉट, है ना। सो बिगर यूनिट्स एंड स्मॉलर यूनिट्स। रिवाइज करो इन चीजों को, फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करो, बिना देखे लिखो, तब ये लर्न होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।